हेलो एवरीवन। मैं जितेंद्र बेनीवाल आज फिर स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसपी लेसन्स पे। और आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो रहेगा एमसीक्यू से रिलेटेड। सबसे पहले हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज को हम जैसे ही फिनिश करते हैं उसके बाद मॉडर्न और पॉलिटी की स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मॉडर्न फिनिश होती है उसके बाद हम एंट्री कर जाएंगे ज्योग्राफी में। तो हम दो दो करके हर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, कवर करेंगे, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ताकि हम पे एकदम से ज़्यादा बोझ ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के हमारे सेशन को। तो इससे पहले हमारी दो एमसीक्यू की सीरीज आ चुकी हैं जिसके अंदर हम लगभग 100 के राउंड फिगर, एक में हमने 70-75 और दूसरे में 100 के राउंड फिगर क्वेश्चन किए थे। तो आज हमारा ये तीसरा सेशन है और आगे से वीक में ये 4 सेशन होने जा रहे हैं। तो इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा लीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो हर बार क्या पूछे जा रहे हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एग्जाम ओरिएंटेड सारे के सारे क्वेश्चन रहने वाले हैं यहाँ पे। तो एक बार फटाफट से क्या कर लीजिए, इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर हम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हम पहला ही क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे कौन सा आता है देख लीजिए। यहाँ से हम हमारे सेशन को आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो कौन सा है देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पे पहला ही क्वेश्चन है, जिसको आता है फटाफट से कमेंट कर दीजिए कि हाँ जी मुझे आता है। तो आज का हमारा जो सेशन का रहेगा, सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे हमारे क्वेश्चन कितने ठीक थे। ठीक है, किस किस को ये क्वेश्चन कितने आते हैं वो सारे के सारे अपना फीडबैक कहाँ पे देंगे, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। पहला ही क्वेश्चन है, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो उत्तर क्या रहेगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। कौन सा रहेगा, देवगढ़ का दशावतार मंदिर रहेगा, जिसमें क्या मिलता है, शिखर का सबसे पहले उदाहरण मिलता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। बौद्ध धर्म की किस संगीति से बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था? दो भागों में बटा था। एक कौन सा, हीनयान, दूसरा कौन सा, महायान में विभाजित हो गया था। वो बौद्ध संगीति कौन सी थी? तो वो बौद्ध संगीति जी चौथी संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति थी? वो चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान के अंदर क्या हो गया था, विभाजित हो गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पल्लव वंश, कौन सा क्वेश्चन है, पल्लव वंश का किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो इसकी जो स्थापना की गई थी वो पल्लव वंश का कौन सा शासक था? पल्लव वंश का धर्मपाल था। वो कौन था? पल्लव वंश का धर्मपाल था। धर्मपाल ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी, इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज या तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा शासक है, ये है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन सा शासक है? चंद्रगुप्त द्वितीय ये शासक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था? तो क्वेश्चन आता है, गजे सिकंदरी चलाने वाला शासक कौन था? ये लोधी वंश का दूसरा शासक था। नाम क्या है? सिकंदर लोधी है। नाम क्या है? सिकंदर लोधी है। ये वही सिकंदर लोधी है जिसने 30 इंच का क्या बनाया था, गजे सिकंदरी बनाया था, जिससे भूमि क्या होगी, पैमाइश होगी। सिकंदर ने क्या किया था, हर भूमि को क्या करवाया था, पैमाइश उसकी करवाई थी। बात की जाए इस गजे सिकंदरी को शेरशाह सूरी ने क्या कर लिया था, कंपलसरी कर दिया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने इसको कंपलसरी कर दिया था कि अब जो भूमि की पैमाइश होगी वो किससे होगी, वो होगी गजे सिकंदरी से। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिवर्धन सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को
क्या उपाधि प्रदान की थी? तो उसको क्या उपाधि प्रदान की थी? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। ये वो क्वेश्चन है एग्जाम ओरिएंटेड को बार बार क्या पूछे जाते हैं, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो अकबर था, अकबर शासक कब बना? 1556 में, और 1556 में एक युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। किस किस के बीच होता है? ये अकबर और हेमू के बीच होता है। यहाँ पर अकबर का जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? वो बैरम खान ने किया था। और इस युद्ध में हेमू क्या हो जाता है? मारा जाता है। हेमू आखिरी विक्रमादित्य कहलाता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? तो वो कौन था? वो था जहांगीर। और जहांगीर की अगर बात की जाए, जहांगीर कौन था? जहांगीर अकबर का पुत्र था, जिनका राज्याभिषेक कब होता है? 1605 में। और कब तक रहता है? 1627 तक जहांगीर क्या रहता है? शासक रहता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी। ये जो मंदसौर की संधि की गई, ये कब की गई थी? तो मंदसौर की संधि की गई थी जी जनवरी 1818 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। पेरिपल्स ऑफ द एरियथियन सी अरिकमांडू बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो इस बंदरगाह की अगर नाम की बात की जाए तो बंदरगाह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बंदरगाह को पेडोको का नाम से संबोधित किया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो होता है वो ये क्वेश्चन है, अलाउद्दीन द्वारा, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा किस मस्जिद का प्रवेश द्वार है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा एक अलाई दरवाजा बनाया गया है, एक दरवाजा बनाया गया जिसे किस नाम से जानते हैं हम? अलाई मस्जिद के नाम से जानते हैं। अगर इसकी बात की जाए तो ये किसका प्रवेश द्वार माना जाता है? तो प्रवेश द्वार की बात की जाए तो किसका माना जाता है जी? कुवैत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार इसको माना जाता है। प्यारे बच्चों, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कौन सा होता है? अकबर के अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक, अकबर का अल्प आयु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? यानी कि अकबर का जो नेतृत्व करता था 1556 से लेकर 1560 तक, अकबर का नेतृत्व किसने किया था? तो अकबर का नेतृत्व किया था बैरम खान ने। किसने किया था? बैरम खान ने अकबर का नेतृत्व किया था। बात की जाए यहाँ पे बैरम खान की, बैरम खान को 1560 के अंदर अकबर क्या करता है? यहाँ से भेज देता है, इस पे कुछ आरोप लगा देता है और इसको यहाँ से दफा कर देता है।
और उसके बाद 1560 से 1562 तक की जो टाइम पीरियड होगी वो क्या कहलाती है, पेटीकोट का शासन कहलाता है अकबर का। तो बात करें यहाँ पे 1560 से 1562 का जो टाइम पीरियड था वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेटीकोट का शासन। क्या कहलाता है, पेटीकोट का शासन कहलाता है। उसके बाद फिर आगे हम बात करें अंतिम मुगल शासक कौन था। अंतिम मुगल शासक कौन था, अगर अंतिम मुगल शासक की बात की जाए तो जो अंतिम मुगल शासक था वो था बहादुर शाह जफर। कौन था, बहादुर शाह जफर क्या था, अंतिम मुगल शासक था। बहादुर शाह जफर ने क्या किया था, 1857 की क्रांति का क्या किया था, इसने नेतृत्व किया था। जैसे ही बहादुर शाह जफर 1857 की क्रांति का नेतृत्व करता है उसी टाइम इसको अंग्रेज क्या कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इसको भेज देते हैं कहाँ पे, रंगून के अंदर। और रंगून में ही 1862 के अंदर बहादुर शाह जफर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये थी गौतमी। कौन थी जी, पहली महिला गौतमी थी जिसने क्या किया था, बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। या ये भी आ जाता है गौतम बुद्ध की पहली शिष्य औरत कौन थी, शास्त्र स्त्री कौन थी, ये थी गौतमी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रीमद् भगवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है। जो श्रीमद् भगवत गीता है ये किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो ये भागवत धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कौन से धर्म का है जी, भागवत धर्म का पवित्र ग्रंथ है। भागवत धर्म में कौन आते हैं, जो श्री कृष्ण को मानने वाले हैं वो किसके अंदर आते हैं, भागवत धर्म के आते हैं। जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो वैष्णव धर्म के अंदर आते हैं। तो जो महावीर जैन को मानते हैं वो जैन धर्म के अंतर्गत आते हैं। जो बौद्ध धर्म को मानते हैं बौद्ध को, और जो मुसलमान हैं वो किसको मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं। और कुछ है क्या, जो ईसाई हैं वो ईसाई धर्म को मानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस सातवाहन नरेश ने गथा शपथ सती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्ती साती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी, तो किसने की थी जी, हाल ने की थी। उत्तर क्या रहेगा, हाल ने की थी। किसके राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था, तो वो था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने क्या किया था, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर थे सॉरी कैलाश का मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन आता है एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, तो एलोरा की गुफाएं कहाँ पे पड़ती है जी, महाराष्ट्र के अंदर ये पड़ती हैं। और बात की जाए यहाँ पे मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप जैसे ही एसपी लेसन्स की प्ले लिस्ट पे जाओगे वहाँ पे आपको बहुत सारे प्ले लिस्ट मिलेंगी। वहीं पे आपको हिस्ट्री की प्ले लिस्ट मिलेंगी जिसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, इन मंदिरों से रिलेटेड मैंने जो क्लास ली हुई हैं वहाँ पे क्या है, सारे के सारे मंदिर मैंने करवाए हुए हैं। 2 क्लास मैंने वहाँ पे ली हुई है, लेकिन 2-3 क्लास और वहाँ पे लूँगा मैं। लेकिन अब तक जितने भी लगभग मंदिर आए हैं पेपरों में पूछे गए हैं उनके बारे में वहाँ पे संपूर्ण जानकारी है। लगभग 20 मंदिर हमने वहाँ पे कवर कर लिए, 30 मंदिर और हम वहाँ पे कवर करेंगे। तो एक बार फटाफट से उन सेशन को भी देख लीजिए ताकि अभी आने वाले कोई भी एग्जाम हो जिसमें मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका एक भी क्वेश्चन वहां से गलत न हो। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, चोल शासक किस धर्म के अनुयायी थे, ये थे शैव धर्म के। किस धर्म के थे जी, शैव धर्म के अनुयायी थे कौन, चोल शासक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी।
किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो बात की जाए कौन से में, चौसा का युद्ध। कौन सा आएगा? चौसा का युद्ध ये आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा कहाँ स्थित है? आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा कहाँ पे स्थित है? तो आलमगीर पड़ता है जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। कहाँ पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम ये स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है? दक्षिणतम ये स्थल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसकी अगर बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? ये पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख है जो किससे संबंधित है? पुलकेशिन द्वितीय से ये संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, तोलवकपियम किस युग की महान कृति है? उत्तर क्या रहेगा? संगम युग की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन है? जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है इसकी रचना की गई थी। इसका जो किसने की थी इसकी रचना? इसकी रचना की थी जी हरिसेन ने। किसने की थी? हरिसेन ने इसकी क्या थी? रचना की थी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को साहो बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा है? बहादुर शाह प्रथम को। साहिब बेखबर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? बहादुर शाह प्रथम को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो अंतिम मुगल बादशाह की मृत्यु हुई थी जी रंगून के अंदर। कहाँ पे हुई थी? रंगून के अंदर हुई थी, बर्मा के अंदर। इसकी क्या हुई थी? म्यांमार के अंदर क्या हुई थी? इसकी मृत्यु हुई थी। कब? 1862 में। रंगून की बात की जाए तो रंगून का पहले रंगून था, उसके बाद बर्मा बना, अब क्या हो गया? ये म्यांमार हो गया। तो म्यांमार में क्या हुई थी? बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हुई थी 1862 के अंदर। 1857 में इसको कैद कर लिया था अंग्रेजों के द्वारा, क्योंकि इसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था और फिर इसे भेज दिया था कहाँ पे? रंगून में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? अगर इसकी बात की जाए तो फोर्ट विलियम स्थित है जी कलकत्ता में। कहाँ पे स्थित है? कलकत्ता में फोर्ट विलियम स्थित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि हस्ताक्षर हुई थी? रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो इसकी बात की जाए कौन सी संधि हुई थी? अमृतसर की संधि हस्ताक्षर उन दोनों के बीच हुई थी। सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये है चार्ल्स नेपियर। किसको है? चार्ल्स नेपियर को है। किसको माना जाता है सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो ये चार्ल्स नेपियर को है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किया जाने वाला कर उपहार का क्या नाम था? जो वैदिक राजाएं थे, जो वैदिक सभ्यता के राजा थे, उनके द्वारा जो प्रजा से कर वसूला जाता था उपहार के रूप में, उसे क्या नाम दिया जाता था? उसकी अगर बात की जाए तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था जी बलि। क्या कहा जाता था? उसको बलि कहा जाता था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकेल किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? बौद्ध धर्म की। संगम युग का ग्रंथ मणिमेकेल किस धर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादित करता है? ये करता है जी बौद्ध धर्म की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कौन सा है। भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? भगवान बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जी गृह त्याग को। किसको कहा जाता है? गृह त्याग को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, किस स्रोत के अनुसार अशोक ने अपनी वर्ग व्यवस्था
वर्द व्यवस्था के राज सिंहासन को अपने पुत्र संपत्ति के पक्ष में परित्याग किया है, तो ये क्या है, दिव्य वरदान से। किसे, दिव्य वरदान से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 40 अमीरों का समूह का जड़ मूल से किसने विनाश किया था, तो ये विनाश करने वाला कौन है, ये विनाश करने वाला है जी बलबन। बलबन ने क्या किया, तुर्कान चहलगामी कहा जाता है इस चालीसा दल को, तुर्कान चहलगामी कहा जाता है, तुर्कान चहलगामी कहा जाता है और चालीसा दल इसको कहा जाता है। जो इसका अंत करने वाला शासक था वो कौन था, वो था जी बलबन। कौन था, बलबन इसका अंत करने वाला शासक बना था। उस और बात की जाए तुर्कान चहलगामी का जो गठन किया था वो किसने किया था, गठन करने वाला शासक कौन था, गठन करने वाला शासक था इल्तुतमिश। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन है, तो ये है मोहम्मद अली कुतुब शाह। कौन है, मोहम्मद अली कुतुब शाह क्या है, हैदराबाद नगर का संस्थापक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था, तो ये था जी बिहारपुर के अली आदिल शाह से। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, जो एनटीपीसी एग्जाम क्वेश्चन हुए थे उनके अंदर हाल ही में पूछा गया था। और बात की जाए ऑफलाइन क्लासेस की, तो कम से कम भी मैं ये क्वेश्चन 4 से 5 बार ऑफलाइन क्लासेस में जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी मैं ये क्वेश्चन दे चुका हूँ। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी, तो ये की थी ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। किसने की थी, ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने क्या की थी, इसकी ये रचना की थी। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है उदारता। अब बात की जाए सामवेद, सामवेद को क्या माना जाता है, संगीत का जनक माना जाता है। सामवेद को क्या माना जाता है जी, संगीत का जनक माना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर क्या रहेगा, आगम। किस नाम से जाना जाता है जी, आगम नाम से इसको जाना जाता है। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था, संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था, तो इसको कहा जाता था पेरुनल। क्या कहा जाता था जी, पेरुनल इसको कहा जाता था। याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका किसने लिखा था, याज्ञवल्क्य स्मृति का टीका किसने लिखा था, विज्ञानेश्वर ने लिखा था जी। किसने लिखा था, विज्ञानेश्वर ने लिखा था। वैसे इसका पूरा अगर इसको शुद्ध हिंदी देखें तो विज्ञानेश्वर होगा, ठीक है, लेकिन विज्ञानेश्वर ने लिखा था इसका टीका। उसके बाद कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, ये जैनुला आबादीन को कहा जाता है। उसके बाद बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है, तो ये तुर्की भाषा में है जी। किस भाषा में है, तुर्की भाषा के अंदर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी, तो ये की थी जी शाह आलम द्वितीय ने। किसने की थी, शाह आलम द्वितीय ने की थी।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए आया था? तो ये आया था नारियों के लिए। किसके लिए आया था जी? अनार्यों के लिए ये आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया था? संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था जी काव्य शैली में। किस शैली में लिखा गया? काव्य शैली में ये लिखा गया था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? तो पाटलिपुत्र का सम्राट था बिंबिसार। कौन था जी? बिंबिसार ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखे जाए, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कौन सा आता है? यहां पे अगर बात की जाए, चंदावर के युद्ध की अगर बात की जाए तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो यहाँ पे आपको मोहम्मद गोरी और जयचंद दे रखा है, लेकिन कई जगह क्या आता है, कई बार एग्जाम में क्या पूछा जाता है, मोहम्मद गोरी की जगह क्या आता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का जो नेतृत्व किया था, मोहम्मद गोरी की तरफ से जिसने युद्ध किया था वो था मोहम्मद गोरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी के दो सेनापति फेमस थे, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने क्या की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। चंदावर का युद्ध कब हुआ? चंदावर का युद्ध हुआ जी 1094 ईस्वी के अंदर। कब हुआ था? ओ सॉरी 1194 के ईस्वी में क्या हुआ था? चंदावर का युद्ध हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? तो परमार वंश की जो राजधानी थी वो थी जी धारा नगरी के अंदर। कहाँ पे थी? धारा नगरी के अंदर क्या थी? परमार वंश की राजधानी थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर क्या रहेगा? नरसिंह वर्मन ने करवाया था जी। क्या रहेगा? नरसिंह वर्मन ने इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, तहकीक ए हिंद क्या है? तहकीक ए हिंद की रचना किसने की थी? जो तहकीक ए हिंद ग्रंथ है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी अगर बात की जाए तो इसकी रचना की थी जी अल-बरूनी ने। किसने की थी? अल-बरूनी ने इसकी रचना की थी। उसके बाद दीवान ए कोही की स्थापना, दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? तो ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने की थी जी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जुन्ना खां। क्या वास्तविक नाम था इनका? वास्तविक नाम था जी जुन्ना खां। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। और ये कब शासक बना? 1320 में ये शासक बनता है, सॉरी 1325 में ये शासक बनता है। और कब तक ये शासक रहता है? 1325 तक क्या रहता है? ये शासक रहता है। उसके बाद बात की जाए दीवाने कोही की स्थापना करने वाला शासक कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। क्यों की थी? इसके लिए बात की जाए, दीवाने कोही जो विभाग है ये किसके लिए बनाया गया था? ये विभाग बनाया था जी कृषि के लिए, एग्रीकल्चर के लिए इस विभाग का गठन किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ था? औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। जो जफरनामा था वो क्या था? औरंगजेब एक पत्र लिखता है गुरु गोविंद सिंह को, उस पत्र को क्या कहा था? जफरनामा कहा जाता है। आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अगर वैश्वानार तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था? आर्यों के पूर्व की ओर प्रसार का अभिज्ञान कराने वाली अग्रणी वैश्वानार तथा विदेश माधव की कथा का उल्लेख किस ग्रंथ में सर्वप्रथम हुआ था?
तो इसकी बात की जाए तो ये आएगा शतपथ ब्राह्मण। क्या आएगा? शतपथ ब्राह्मण आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? तो ये लिखे गए हैं जी इंद्र की स्तुति में। किसके में? इंद्र की स्तुति में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा क्या लिखे गए हैं? देखिए मंत्र लिखे गए हैं। तो किसके लिए लिखे गए हैं? किसको खुश करने के लिए? इंद्र के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? निषाद का सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ग्रंथ की बात करें तो ग्रंथ कौन सा है? यजुर्वेद ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला यानी कि मेवाड़ का शासक जो राणा सांगा था उसको पराजित करने वाला शासक कौन था? बाबर था। बाबर ही भारत में क्या करता है? मुगलों की नींव डालता है, मुगलों की स्थापना करता है। मुगलों की स्थापना कब करता है? ये करता है जी 1526 के अंदर। और कब तक मुगल यहाँ पे शासन करते हैं? 1530 तक मुगल यहाँ पे शासन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा था? तो सबसे पहले हड़प नीति के तहत हड़पा गया राज्य कौन सा था? वो था सतारा। कौन सा था जी? सतारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया था? तो ये क्या था जी? लॉर्ड रिपन ने। बात की जाए स्थानीय स्वशासन की, स्थानीय स्वशासन में क्या आएगा? पंचायत समिति आएगी। और पंचायत स्थानीय स्वशासन का सवर्ण काल किसके काल को बोला जाता है? तो ये बोला जाता है जी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को। किसके काल को बोला जाता है? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल को बोला जाता है 1882 में। उसके बाद अगर बात करें हम आगे बढ़े तो स्थानीय स्वशासन की बात करें हम तो 1916 के अंदर एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन में स्थानीय स्वशासन की मांग की गई थी। 1895 के अंदर तो संविधान सभा की मांग की जाती है, लेकिन इसके अंदर किसकी की जाती है? स्थानीय स्वशासन की मांग की जाती है। उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक कौन था? विवाद प्रसिद्ध शासक हुआ जिसके शासनकाल में सबसे ज्यादा विवाद हुए थे, तो वो शासन कौन था? मध्यकालीन भारत में मोहम्मद बिन तुगलक था। बात की जाए मध्यकालीन भारत का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन था? वो भी मोहम्मद तुगलक था। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? तो तक्षशिला थी जो ये थी उत्तरापथ की राजधानी थी। तक्षशिला किसकी राजधानी थी? उत्तरापथ की राजधानी थी। तक्षशिला कहाँ पे पड़ता है जी? तक्षशिला पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। वर्तमान में एक जिला है रावलपिंडी जिला, उस जिले में क्या पड़ता है? तक्षशिला पड़ता है। उसके बाद अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो पूछा जा रहा है, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है अजंता की कौन सी गुफाएं। सबसे पहले तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे? एक क्वेश्चन मार्क लगता है। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों को स्तूप की तरह आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? तो गुफा संख्या 9 को। किसकी बात की जाए? गुफा संख्या 9 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त प्रशासन में गजसेन का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? गुप्त प्रशासन में गजसेन का अध्यक्ष किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है महाबलीपुत्र को। किसको? महाबलीपुत्र को कहा जाता है। बारामिहार द्वारा रचित भरत संहिता में चालुक्य वंश को किस जाति का माना गया है? शुलिक जाति का। किसका जी? शुलिक जाति का माना गया है।
राष्ट्रकूट राजवंश, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है, राष्ट्रकूट राजवंश के चौल लेखों में किस राजा को सुंगम वार्ता अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया है, तो किसको कहा गया है जी, कुलोत्तुंग प्रथम को। किसको कहा जा गया है, कुलोत्तुंग प्रथम को कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित रखता था, तो ये रखता था इल्बरी वंश यानी कि इल्तुतमिश के परिवार से। गुलाम वंश को हम इल्बरी वंश भी बोल देते हैं, ठीक है। तो इल्तुतमिश के परिवार से क्या रखता था, संबंधन था, इल्तुतमिश का क्या था, वंशज ये था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सल्तनत काल में विद्वान एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी, तो ये क्या कहलाती थी, इदरार कहलाती थी। और जो आर्थिक सहायता थी वो क्या कहलाती थी, वो इदरार कहलाती थी। अकबर ने 1562 में मेरता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्त की। वहां का शासक कौन था, मेरता का शासक कौन था जी, मेरता का शासक था जयमल। उसके बाद एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हेनरी विवन डोरोजियो के द्वारा ये स्थापना की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया था, तो ये किया गया था जी 8 स्तूपों का। किनका किया गया था, 8 स्तूपों का किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदानों के आज्ञा पत्र क्या कहलाते हैं, तो यह कहलाते हैं जी शासन पत्र। क्या कहलाते थे, शासन पत्र ये कहलाते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, किस इमारत को ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है, तो ये आंसर यहाँ पे क्या आएगा, बीबी का मकबरा। क्या आंसर रहने वाला है इसका, बीबी का मकबरा इसका आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है, हजूर दफ्तर क्या था, हजूर दफ्तर क्या था। अगर बात की जाए पुणे में पेशवा का सचिवालय, किसकी बात करें हम, पुणे में पेशवा का सचिवालय क्या था, हजूर दफ्तर था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे, तो ये शिव के उपासक थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दीवान ए ईसा, दीवान ए ईसा का क्या कार्य था, दीवान ए ईसा का क्या कार्य था, पत्र व्यवहार का कार्य, पत्र व्यवहार का कार्य था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने क्या की थी, अकाल संहिता तैयार की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा है, लोहेगढ़ का किला किसने बनवाया था, लोहेगढ़ का किले के बारे में हमें पूछा जा रहा है कि लोहेगढ़ का किला किसने बनवाया था, तो ये बनाया था जी गुरु गोविंद सिंह ने। किसने बनवाया था, गुरु गोविंद सिंह ने ये बनवाया था। कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे, ये थे लीलातादित्य मुकतपेड। कौन थे, लीलातादित्य मुकतपेड थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में किस अपराध में का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है, ये किया गया जी पशु चोरी का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये आएगा जी राजतंत्र। क्या था,
राजतंत्र था। उसके बाद मौर्य वंश का कौन सा शासक व्यर्ध अवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत चला गया था? तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने निर्जना विधि के द्वारा क्या कर दिया था, अपनी देह त्याग दिया था, अपना शरीर त्याग दिया था। तो क्वेश्चन आता है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब होती है? 298 ईसा पूर्व के अंदर होती है। कैसे होती है? भूखे पैसे रहकर क्या कर दी थी, इसने अपनी देह को त्याग दिया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो इसकी अगर बात की जाए, ये आएगा लिंगायत संप्रदाय का। किसका रहेगा? लिंगायत संप्रदाय का। मनु एवं याज्ञवल्क्य समर्थनी में क्षत्रियों को किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य माना जाता है जी। किसके समतुल्य? शूद्रों के समतुल्य इसको माना जाता है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? महमूद गजनवी ने, गजनवी आएगा यहाँ पे, गजनवी लिखा हुआ है। महमूद गजनवी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किया था? तो प्रथम आक्रमण किया जी 1000 ईस्वी के अंदर, और आखिरी किया था 1027 में। महमूद गजनवी की अगर बात की जाए ना, भारत पर कुल 17 हमले इसने किए थे। कितने हमले किए थे जी? 17 किए थे। उसके बाद इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हमला होगा 1001 का भी इंपॉर्टेंट हमला माना जाता है। क्यों? क्योंकि पंजाब के शासक जयपाल पर अटैक किया गया था। इससे पहले महमूद गजनवी के पिता सुबुतगढ़ ने 3 बार अटैक किया था, और तीनों बार में एक जयपाल क्या हुआ था? पराजित हुआ था। चौथी बार महमूद गजनवी ने जयपाल पर अटैक किया, और चौथी बार भी जयपाल क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। जैसे ही ये पराजित हुआ, इसने सोचा कि भाई अब क्या क्या करूं, अब मुझे लोग क्या कहेंगे, मेरी तो निंदा करेंगे लोग। तो इसने शर्म के मारे क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद बात की जाए 1008 के अंदर छठा हमला होता है, और छठा हमला कहाँ पे होता है? जयपाल के पुत्र पर। और जयपाल का पुत्र कहाँ शासन करता है? पंजाब में। और उसका नाम क्या है? आनंदपाल है जी। क्या नाम है उसका? आनंदपाल उसका नाम है। तो आनंदपाल को भी यहाँ पे ये क्या कर देता है? पराजित ये कर देता है। उसके बाद हम आगे बढ़े और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ था? तो ये हुआ था जी लिंगायत संप्रदाय का। किसका हुआ था? लिंगायत संप्रदाय का उदय हुआ था। मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृति में क्षत्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? तो ये माना गया जी शूद्रों के समतुल्य। किसके समतुल्य माना जाता है? शूद्रों के समतुल्य उसको माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? तो ये था वाकटक राजवंश का। किसका जी? वाकटक राजवंश का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुंगेर की थी जी। कहाँ स्थानांतरित की थी? मुंगेर की थी। उसके बाद चोल शासक किस मत के संरक्षक थे? शैव मत के थे। चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वो कौन था? वो था अमीर खुसरो। हड़प्पा संस्कृति में घोड़े की अस्थियां किस स्थल से प्राप्त हुई थी? सुरकोटड़ा से। कहां से? सुरकोटड़ा से क्या हुई थी? घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई थी। संगम युग में रचित ग्रंथ तोलकाप्पियम का विषय है तमिल व्याकरण से। जूनागढ़ स्थित सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था जी चंद्रगुप्त मौर्य ने। उसके बाद किस शासक टोलमी ने डायनेमिक्स को दूत बनाकर भारत किसके पास भेजा था? तो ये भेजा था जी बिंदुसार के दरबार में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अभिलेखन में प्रियदर्शी किस शासक को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जी अशोक को। अशोक मौर्य वंश का तीसरा प्रतापी शासक था। अशोक मौर्य वंश का तीसरा प्रतापी शासक था, जो शासक 269 ईस्वी में बना था। अपने 99 भाइयों की हत्या करके शासक बना था। और
231 ईसा पूर्व के अंदर इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाला अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो बात की जाए ये निर्माण किसने करवाया था जी, ये करवाया था जी अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बंगाल को किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? नवाब मुर्शिद कुली खान ने। किसकी बात करें हम यहाँ पे? नवाब मुर्शिद कुली खान ने की थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? तो कोणार्क मंदिर है जो ये सूर्य के लिए है जी। किसके लिए है? सूर्य के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हड़प्पा कालीन सभ्यता मानव इतिहास के मानव इतिहास के किस युग से संबंधित है? तो किस युग से संबंधित है जी? कांस्य ताम्र युग से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन बुद्ध की मृत्यु के तत्काल बाद किया गया था। इस समिति का अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता की थी जी महाकश्यप ने। किसने की थी? महाकश्यप ने इसकी अध्यक्षता की थी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। मिलिंद पानु का पात्र नागसेन एवं मनाडेर से है। किससे है? नागसेन से है। उसके बाद मिलिंद से है। पल्लव चोल मंदिर स्थापत्य कला शैली के किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है जी द्रविड़ शैली के नाम से। द्रविड़ शैली के नाम से जाना जाता है। कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन था? कौन था? ये था तंजावर के चोल। कौन थे जी? तंजावर के चोल थे। वह कौन सुल्तान था जो स्वयं को नायब ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था? तो बात करें हम, कौन था? बलबन था। रजबनामा के नाम से किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद किया गया था? रजनामा इसको बोला जाता है तो किसका? महाभारत का। किसका जी? महाभारत का। महाभारत कुरुक्षेत्र में लड़ी गई थी। किसके बीच? कौरवों और पांडवों के बीच ये लड़ी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, और ये जो युद्ध हुआ था इस युद्ध में 18 दिन युद्ध चला था। ठीक है। ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल का क्या नाम है? सुक्ता गेंडोकोर, या इसका नाम आएगा सुक्ता कांडेगोर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नवीनतम हड़प्पा कालीन स्थल धोलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? धोलावीरा की खोज कहाँ पे हुई है? तो धोलावीरा पड़ता है जी गुजरात के अंदर। लोथल कहाँ पे पड़ता है जी? गुजरात के अंदर पड़ता है। लोथल क्या है जी? एक बंदरगाह नगर है। यहाँ पे क्या पाई गई? मुद्राएं पाई गई, जिससे पता चला कि यहाँ पे व्यापार के साक्ष्य हैं। किस जैन तीर्थकार ने भगवान कृष्ण के निकट संबंधी माना जाता है? तो अरिष्ट नेमी को आएगा, नेमीनाथ को आएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मौर्य साम्राज्य में सत्याग्रह किस विभाग का अध्यक्ष होता था? ये होता था कृषि विभाग का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत की राजगद्दी पर अधिकार किया था? तो क्या आएगा? देवगिरी आएगा जी। क्या आएगा? देवगिरी आएगा। जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? जौनपुर के सुल्तानों ने सर की उपाधि को किस कारण धारण किया था? तो इस राजवंश का संस्थापक मलिक सरवर को मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान उल सक पुरो का स्वामी की उपाधि से अलंकृत किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजित सर्वप्रथम किसने किया था? मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था जी अकबर ने। अकबर के टाइम पे 1562 के अंदर तीर्थकर समाप्त किया गया अकबर के द्वारा। 1562 में सॉरी दास प्रथा 1573 में तीर्थकर और 1564 में जजिया कर अकबर के द्वारा क्या किया गया था? समाप्त कर दिया गया था। इन सबको दोबारा से लागू करने वाला शासक कौन था? वो था औरंगजेब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? अल्फांसो दा अल्बुर्क था। कौन था? अल्फांसो दा अल्बुर्क था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वास्को डी गामा पहली बार भारत कब आया? इसमें 27 मई दे रखा है बच्चों, लेकिन 27 मई नहीं आएगा, तो क्या आएगा? 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया। और अब हम जान लेते हैं मई के महीने में क्या होती है भारत में? गर्मी। तो हमसे अगर कोई क्वेश्चन पूछे वास्को डी गामा भारत कब आया, तो हम कहेंगे जी जाड्या में को नहीं आया, वो आया कब? गर्मियों में आया था। ठीक है, उसने कोट पहन रखा है, इसलिए हम कोट को देख के कहते हैं कि भाई वो गर्मियों में आया था, जाडों में आया था, लेकिन नहीं जी, वो किस में आया है? गर्मियों में आया था। मई के महीने में अच्छी खासी गर्मी हो जाती। कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। भगवान बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? भगवान बुद्ध को निवारण कहाँ पे प्राप्त हुआ था? ये हुआ था कुशीनगर में। छत्रपति शिवाजी की मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टप्रधान कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा था? गोपत ब्राह्मण था। बाबा फरीद कौन है? ये थे प्रसिद्ध सूफी संत। किस मुगल सम्राट को राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अकबर को। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? नूरजहां का वास्तविक नाम था जी मेहरुन्निसा। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक था जी खिज्जर खां। किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किस ग्रंथ का अनुवाद रजमनामा के नाम से किया जाता है? तो महाभारत का। मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया था? उत्तर ताराबाई रहेगा। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच हुआ? अहमद शाह अब्दाली और किन के बीच हुआ था? मराठों के बीच ये युद्ध हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। आज के सेशन में इतना ही। तो फटाफट से आज के सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि और बच्चों को भी क्या मिल सके? हेल्प मिल सके। तो आज के सेशन को हम यहीं पे रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।